साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है टास्क फोर्स पर आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। पाकिस्तान की साइंस की दुनिया में बहुत काबिल फख्र नाम है। डॉक्टर अताउर रहमान ने बहुत काबिल कदर काम किया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी हाँ, आ रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान बहुत कम डेथ रेट रिपोर्ट किया, इसका साइंटिफिक रैशनल क्या था आपके ख्याल में? इसके कई वजूहात थी। सबसे पहले तो यहाँ पे कोरोना जरा देर से आया पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के मुकाबले में, और कोई 1.5-2 महीने लेट आया, और थोड़ा सा हमें टाइम मिल गया इसको समझने का कि किस तरह इससे इंटरेक्ट करना है। नंबर 2 जो है, इसको शुरू में हमने बहुत सख्त लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से पूरा मामला जो है वो कंट्रोल हो गया, और जो हिंदुस्तान में जितनी तेजी से बढ़ा वो आपने यहाँ पे नहीं देखा बढ़ने का, क्योंकि ये आग की तरह होता है वायरस का फैलना। शुरू में अगर आग फैल जाए तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है, और एग्जैक्टली द सेम वायरस के अंदर होता है। एक दफा फैल जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले 4 से 6 हफ्ते जो थे वो क्रिटिकल थे इसको कंट्रोल करने में। एक दफा इससे बुनियाद आपने कंट्रोल कर ली तो उसके बाद जो है आप जो स्मार्ट लॉकडाउन जो पॉलिसी रही वो बहुत अच्छी रही, और उसकी वजह से इसको खासा कंट्रोल में रखा गया। वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में, जैसे कि हिंदुस्तान या बरतानिया या यूरोप के बहुत से ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहा। तो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि शुरू में आपने इसके सही है नहीं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब आप एक साइंटिस्ट हैं, आप तक जो शायद पॉलिटिकल रिपोर्ट्स पहुंचती हैं वो इतनी ज्यादा करेक्ट शायद ना इसलिए होती हो कि हम लोग तो जर्नलिज्म की फील्ड में होते हैं। जिसे आप सख्त लॉकडाउन कह रहे हैं, जिसे आप स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि आप पुलिस वालों को पैसे देकर दूसरी सड़क से निकल जाते थे। लेकिन हमारे दोस्त जो कि मलेशिया में थे, रशिया में थे, बरतानिया में थे, इटली में थे, वो बताते थे कि वहां पर अमली तौर पर इतना सख्त लॉकडाउन था कि आपको बिल्डिंग से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी और आपको ग्रोसरी तक घर के ऊपर दी जाती थी। तो ऐसे में जिस सख्त लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, जिस स्मार्ट लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, वो हमें सड़कों पर नजर नहीं आया। दुकानें बंद हो गई थी तो फुटपाथ खुल गए थे। उसके बावजूद जो डेथ रेट था डॉक्टर साहब वो इतना कम क्यों था? क्योंकि एसओपीज का तो ये आलम था कि बैंक में जाने के लिए एक शख्स दूसरे शख्स से कहता था यार जरा अपना मास्क तो देना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्योंकि आपकी इन्फेक्शन कम थी इसी वजह से डेथ रेट कम था। डेथ रेट जो है आपके इन्फेक्शन के प्रोपोर्शनेट में ही था, उसी तनासुब में था। ये नहीं था कि आपका डेथ रेट कम है और इन्फेक्शन ज्यादा है। आपकी इन्फेक्शन भी कम थी और आपका डेथ रेट भी कम था। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, अलग नहीं थी। और जो यूरोप में हुआ, जो बरतानिया में जैसे हुआ, उन्होंने बिल्कुल केयरलेसनेस करी और उन्होंने उस तरीके से लॉकडाउन करा ही नहीं जिसकी वजह से वो फैला। और यही हिंदुस्तान में हुआ कि उन्होंने, हमारे यहाँ ठीक है 100% लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन जो बाहर दूसरे ममालिक में जो लॉकडाउन किया उन्होंने लेट लॉकडाउन किया। हमने जैसा भी लॉकडाउन किया वो अर्ली स्टेजेस में कैच कर लिया। तो फर्स्ट 4 to 6 वीक जो थे ना वो क्रिटिकल। तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर कॉमन जो बातें की जाती है कि यहाँ पर बीसीजी वैक्सीनेशन होती है, यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, यहाँ पर कोई खास रहमत है जिसकी वजह से डेथ रेट कम हुआ है, तो साइंटिफिकली इन बातों में कोई सदाकत नहीं है डॉक्टर साहब? उनमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि बीसीजी इंडिया में भी होती है, आप में भी होती है, कोई फर्क नहीं है। रेजिस्टेंस जो है इंडिया में है, आपके यहाँ भी उसी तरह का रेजिस्टेंस है। बेसिक इम्यूनिटी वही है, उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। अल्लाह ताला का करम तो खैर होता ही है, लेकिन उसके बारे में मैं मजहब के बारे में यहाँ नहीं कह सकता। लेकिन आपके और हिंदुस्तान के मुकाबले में देखें तो देयर इज नो डिफरेंस। ये कहना कि बीसीजी की वजह से हुआ गलत है। बीसीजी इंडिया में भी लगता है बच्चों में और दूसरे ममालिक में भी लगता है। इम्यूनिटी का जो सिचुएशन है यहाँ वही है। प्रॉब्लम है फर्स्ट 4 वीक्स 6 वीक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पूरी दुनिया से जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसको भी मॉनिटर करते हैं, आप एक टास्क फोर्स के सरबरा भी हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो एक वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन के कितने करीब पहुंच चुकी है? अभी वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन जो है आपसे तकरीबन 10 से 12 महीने दूर है कम से कम। यानी कि जो इस वक्त जो है आपके अगले साल गर्मियों में वैक्सीनेशन जो है वो
शुरू होगी बड़े पैमाने पे होना। और दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं और बड़े ममालिक हैं जहाँ गरीब लोग हैं, वहां तक वैक्सीन से जो पहुंचना है, सबसे पहले तो कोई वैक्सीन अभी तक पता नहीं है कि कौन सी कामयाब रहती है आपके लिए। 150 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, 10-12 कंपनियों ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंचे हैं। वो जो फाइजर की वैक्सीन है वो बिल्कुल बेकार है हमारे लिए, क्योंकि उसमें कोल्ड चेन की जरूरत होती है, जो तीसरी दुनिया के ममालिक बशमूल पाकिस्तान की एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमारे लिए दूसरी किस्म की वैक्सीन जिसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो लोग ऑलरेडी कोरोना से मुतासर हो चुके हो या जो कोरोना के पेशेंट्स हों, उनके लिए तो वो वैक्सीन किसी काम की नहीं है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी इंडिविजुअल्स को बचाएगी ना कोरोना से। बिल्कुल यही है, लेकिन जो लोग मुब्तला भी हो चुके हैं, ये भी पता नहीं कि कितने अरसे तक उसमें एंटीबॉडीज रहती हैं। उनको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद दोबारा वैक्सीन की जरूरत पड़ती है या नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस भी दुनिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान समेत, कि आपको कोरोना हुआ, आप रिकवर हो गए और फिर आप दोबारा आपको अटैक हो गया। तो इसके बारे में ये पहली वेव है कोरोना की दुनिया में, तो पता नहीं कि आपके अंदर एंटीबॉडीज कितने अरसे तक रहती हैं। और यही वैक्सीन के बारे में है कि वैक्सीन जो है किस हद तक इफेक्टिव होती है और कितने महीने। डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि 10 से 12 कंपनियां कोरोना वैक्सीन की फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंचने में कामयाब हुई है। आपने यकीनन इनका लिटरेचर भी देखा होगा। ये जो वैक्सीन होगी ये फॉर लाइफ वैक्सीनेशन होगी, वन शॉट वुड बी इनफ फॉर दिस? नहीं, बिल्कुल फॉर लाइफ वैक्सीनेशन नहीं होगी। इसको आपको जो अभी तक वैक्सीन है ये पता नहीं कितने अरसे तक प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसा डेटा है ही नहीं आपके पास कि बता सके कि आपको साल में 3 दफा लगानी है, साल में 1 दफा लगानी है या 2 साल में 1 दफा लगानी है। अभी तक इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। जब वैक्सीन आ जाएगी आप उसको लगाएंगे, फिर आपको लॉन्ग टर्म स्टडीज करेंगे कि 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक एंटीबॉडी रहती है नहीं, जब पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट कितना है। अभी तक इसमें जीरो इंफॉर्मेशन है कि किस हद तक आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होती है इन वैक्सीन से। अच्छा डॉक्टर साहब, माजी में भी इस तरह का जो वायरस है इंसानियत के ऊपर हमलावर हो चुका है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरसेस जो है पहली दफा नहीं आए। ये कोविड-19 जो है, जो ये वाली वैरायटी है, ये पहली दफा है। मतलब कोरोना वायरस तो 50-60 साल से मौजूद है हमारी दुनिया में। सार्स वायरस जो था वो भी कोरोना की वैरायटी थी। इसी तरह मर्स जो था वो भी इसी की वैरायटी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं कि क्योंकि मुझे बहुत कम वक्त में आपसे ज्यादा बातें करनी है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर कौन सी कोरोना वैक्सीन कहां से एक्वायर करनी है, कितनी तादाद में एक्वायर करनी है, इसका तयन कौन करेगा? इसका तयन आपकी फेडरल गवर्नमेंट करेगी कि कितनी वैक्सीन लेनी है और कहां से लेनी है, क्योंकि इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं जो उनके क्लिनिकल ट्रायल्स चाइनीज कंपनी से हो रहे हैं। एक कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में इंडस हॉस्पिटल के साथ हो रहा है, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, सिनोफार्म। और दूसरा एक और कंपनी है चाइनीज, सिनोवैक, जिसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मुख्तलिफ शहरों में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहा है। तो ये चाइनीज जो कंपनीज हैं, ये तो हमें खासा कॉन्फिडेंस है कि इससे बड़ी मकदार में अगर ये कामयाब हो जाते हैं इनके ट्रायल्स, और अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज अप्रूव कर देती है तो ये वैक्सीन हमें मिल जाएगी। दूसरे ममालिक से भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन जब तक पता चले कौन सी इफेक्टिव है कौन सी नहीं, तो अभी कबल वक्त होगा ये कहना कि कौन सी वैक्सीन ली जाए। लेकिन डिसीजन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लेना होगा सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर, क्योंकि ये हेल्थ जो है बहरहाल 18th अमेंडमेंट के बाद इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जब आप एक दफा समंदर में डूबने से बच जाते हैं तो दूसरी दफा आप शायद थोड़े से बेपरवाह हो जाते हैं। बहुत से लोग जो कि कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार किया करते थे, मास्क लगाया करते थे, सैनिटाइजर इस्तेमाल किया करते थे, वो बाकायदा अब बेपरवाह नजर आते हैं। आप समझते हैं कि ये नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है डेंजर के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये कोरोना फटीग कह सकते हैं कि लोग थक जाते हैं सुन कर और कहते हैं जो होता है होना जाएगा, पहली दफा कुछ नहीं हुआ तो दूसरी दफा कुछ नहीं होगा। ये नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, लेकिन बड़ी खतरनाक रिस्पॉन्स है और इसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है अगर हमने एहतियात नहीं करी। क्योंकि इसके जो हमने जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टडी किया है कराची यूनिवर्सिटी में, तो उससे पता ये चला है कि जो एक खास जो इसका स्पाइक प्रोटीन होती है वहां पे इसकी म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से काफी एग्रेसिव हो गया है ये। और इसकी एग्रेसिवनेस
और फिर अमवात जो हो रही हैं वो 8 से 10 रोज में वाक़ हो रही हैं उस स्ट्रेन की जो जिसमें ये म्यूटेशन हुई हुई हैं। तो डॉक्टर साहब, बीइंग अ साइंटिस्ट, आपके पास पाकिस्तानियों के लिए या लोगों के लिए कोई खुशखबरी है? खुशखबरी हमारे पास यही है कि आप जो है 6-8 महीने आपको सख्ती से इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप नहीं करते तो आप बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और डॉक्टर साहब, जाती तौर पर आप समझते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो नहीं खुलने चाहिए? मैं समझता हूं कि जो स्कूल जो हैं जहां जहां ये हो रहा है उसको तो सख्ती से बंद कर देना चाहिए। और अगर क्योंकि मेरे पास सारे फैक्ट्स नहीं है कि पूरे मुल्क में कितने स्कूल में कितने केसेस आ रहे हैं, तो द बेस्ट जज जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। नहीं, आज एनसीओसी ने फैसला कर लिया ना डॉक्टर साहब कि तमाम स्कूल्स 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस फैसले की मुखालफत भी कर रहे हैं। तो अगर आपसे आपकी राय पूछी जाए बीइंग अ साइंटिस्ट, तो अपने बच्चों को महफूज करने के लिए उनको स्कूल ना भेजना फिलवक्त ज्यादा मुनासिब है? क्योंकि सर्दियों में कहा जा रहा है कि जो म्यूटेंट वायरस है उसका खतरा ज्यादा होगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मुनासिब है कि आप अभी फिलहाल स्कूल बंद कर रहे हैं और फिर खोले भी तो बड़ी एहतियात से खोलने चाहिए और प्रोग्रेसिवली खोलने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। काशिफ मिर्जा साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। इस गुफ्तगू